गवर्नमेंट सर्वेंट को जब कोई वो किसी आपत्ति में फंस जाता है ना, किसी मुसीबत में फंस जाता है, तब तो उसे समाज याद आ जाता है, SC ST ये शब्द याद आ जाते हैं। लेकिन जब तक वो चल रहा है तब वो भूल जाता है समाज। तेरी कुछ हो रहा है। जिनकी नौकरी लगी हुई है, अच्छे पद पर है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चों की भी नौकरी लग गई है, मगर वो एक अपने घर में फ़ोटो तक नहीं लगाते, और उनको कोई सामाजिक कार्यकर्ता हम जैसा कोई आंदोलनकारी दान भी देता है तो वो लगाते नहीं। बिल्कुल ऐसे लोगों पर धिक्कार है। उनको पता क्या था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये नाथ वो नाथ, ये सब चीज़ें याद आ जाती है। फिर तो मंदिर का घंटा याद आता है। रिटायरमेंट के बाद फिर जब उन्हें कुछ काम नहीं मिलता, फिर वे समाज को दिखाते क्या, देखो मैं कितना बड़ा समाज सुधारक हूँ। कुछ तो दुकान भी खोल लेते हैं बहुत सारे। हाँ, दुकान स्थिति सेम है, बदलाव कुछ नहीं हुआ। पहले भी धोखा दे रहे थे, अब भी धोखा दे रहे हैं। और तो इस महावीर धरीवाल ट्रस्ट के फाउंडर मेरे साथ में है प्रवीण जी। सबसे पहले आपका स्वागत है समीक्षा संवाद के तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि आपने किस लक्ष्य को लेकर के इस संस्था की स्थापना की थी? एक्चुअली जो हमारा जो समाज है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत उन्नति कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे समाज को बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो समय पर नहीं मिल पाती। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेडिकल की, तो मेडिकल की सुविधा की अगर हम बात करें तो लंबी लंबी लाइनों में इन्हें खड़ा होना पड़ता है। और अगर कुछ इनकेस गौर ना करे, किसी को भयानक बीमारी हो, और अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट उनके बस से बाहर हो जाता है, उनके बजट से बाहर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा और मेरे ट्रस्ट का जो मेन मोटिव है, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के माध्यम से प्रोवाइड कराना है, और उनके सामने जो संघर्ष है, जो दिक्कतों का सामना वे कर रहे हैं, उन दिक्कतों से जितना मैं कर सकता हूँ उस हद तक उनको निजात दिलाना है। पहला जो मेरा उद्देश्य है मेरे ट्रस्ट का, मेरा यही है कि हॉस्पिटल्स खोले जाएं, और उन लोगों के लिए हॉस्पिटल खोले जाएं, उनको प्राथमिकता दी जाए जो वास्तव में इसके ज़रूरतमंद है। अब एम्स लगा लीजिए, एम्स में देखिएगा कितना बुरा हाल है। पूरे भारत से चारों तरफ से लोग आते हैं और रात भर पता नहीं कैसे करके वहीं अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं, और खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। फिर भी उम्मीद नहीं रहती कि एम्स के अंदर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दुविधा है, और सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे अपने समाज के लोगों के लिए। तो काफ़ी हद तक अब मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है। मतलब आपका संकल्प है कि भाई ये जो हेल्थ की जो समस्या है, इसको कहाँ तक आप इसमें सफल हो पाए? अभी तक कोविड-19 के अंदर अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से दिल्ली से जब अपने गांव की तरफ घूमा तो एक ऐसा मंजर, एक ऐसा दर्दनाक दृश्य देखने को मिला, जिसमें कि हमारे समाज के लोग ना पैरासिटामोल से भी तरस रहे थे। एक पैरासिटामोल की जो टैबलेट है, और कोविड-19 के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा समस्या जो फेस की है ना, वो अपने समाज के लोगों ने की है। उन लोगों को अगर कोविड-19 के अंदर सुविधा मिल पाती तो काफ़ी हद तक कुछ ऐसे लोग थे जो शायद बच पाते। और आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड-19 के अंदर जो भी गया उसका क्या हाल हुआ। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, और ऐसी अवस्था में जिसके पास बजट है, जिसके पास सुविधाएं हैं, उनके पास तो मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, दिक्कत ही नहीं बनती, तुरंत ट्रीटमेंट होता है, उनके पास कार्ड होते हैं, उनके पास पैसा होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी तो इलाज नहीं हो पाया था कोविड के समय? बहुत सारे हुआ तो था, ऐसी स्थिति प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हुई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुई, लेकिन जिसके पास पैसा या अप्रोच थी वे सक्सेस हो गए, जिसके पास पैसा अप्रोच नहीं थी वो लाइन में लगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका किस तरह का कार्य है? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी जो हमारा ट्रस्ट है, मैं अपने ट्रस्ट की अगर बात करूँ तो मेरे जो ट्रस्ट है, मेरा जो उद्देश्य है, जो ग्रामीण देहात के अंदर लड़कियों को जो एजुकेशन अभी भी देखा गया है। कहने को तो संविधान में लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बहुत बदलाव आ गया है, संविधान में ऐसा हो गया, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए ना, अभी भी हालत बद से बदतर है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो शिक्षा का बजट, आज के दौर का बजट नहीं उठा पाने में सक्षम है। हर चीज़ पे तो GST लगा दिया, हर चीज़ को GST लगाकर महंगी कर देगा, आम आदमी के हाथों से शिक्षा बाहर निकलती जा रही है। तो ऐसी अवस्था में लोग अपना गुजारा करेंगे कि शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे। सरकार की तरफ से जो
थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती थी और कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो गरीब बच्चों को प्रोवाइड किए जा सकते थे, जो करते भी थे, वे बंद कर दिए गए। तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा गरीब का बच्चा? क्या लगता है कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए नहीं किया गया कि किसी एक जाति विशेष को लेकर? मैं किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको वास्तव में तो कोई एक जाति विशेष की जाती है ना वैसा? नहीं। टारगेट देखो, टारगेट तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया, अगर देखा जाए, जब आप कह रहे हैं टारगेट तो SC ST OBC तीनों को कर दिया है। जी। जो सुविधा इनको मिल पा रही थी, फ्री जो सीट पर स्कॉलरशिप बेस पर इनका एडमिशन हो जाता तो बंद कर दिया गया है। स्कॉलरशिप मिल जाती थी, उसका जो बच्चों को बेनिफिट मिलता था वो बंद कर दिया गया है। एजुकेशन में GST लगा दी गई है। यहाँ तक कि देखो कि हॉस्टल्स और जो PG में जो लड़के एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए किराए पर लेते हैं, उस पर GST लगा दिया गया है। तो कहाँ है बजट में? आम बजट से तो भारी एजुकेशन निकलती जा रही है, कौन एफर्ट करेगा? एक एडमिशन में अगर कोई कोर्स की, अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, उसकी फ़ीस 3 गुना 4 गुना हो गई है। कहाँ से बच्चा करेगा? आप तो क्या कर रहे हैं सर? हाँ, ऐसी उसके लिए मेरी पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है। और जहाँ तक मैं अपनी टीम की बात करूँ, ये टीम अब की बार 2024 जून जुलाई से पहले ही एक स्कूल ज़रूर डाल देगी, जिसका खर्च, जिसकी एजुकेशन का, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उसकी पूरी एजुकेशन का खर्च हमारी ट्रस्ट उठाएगी। कोई चार्ज नहीं, बच्चा एजुकेशन लेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। कहाँ से संस्था के पास में इतना ये सब संसाधन जुटा पाई? मेरी जो संस्था के जितने भी लोग हैं, वे अपनी इनकम का 10% से लगाकर 20% तक का संस्था को डोनेट करते हैं। और वे सारे लोग जो हैं मज़दूर टाइप के हैं, वे ऐसे हैं जो दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और मैं अपने ट्रस्ट के उन सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उनकी इस जो कार्यशैली है, जो कार्य है, जो डोनेट करने वाला, वो एक सराहनीय है। उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम है। तो उन्हीं के माध्यम से सब कुछ तो हो रहा है। इस तरह की तो कल्पना बाबा साहब ने भी कही थी ना कि हम मतलब SC ST OBC का जो आरक्षण जो ले लेते हैं, तो आरक्षण के बाद में जो आरक्षण की बदौलत जो सरकारी पद पर चले जाते हैं, उसकी सैलरी में से 5% का जो हिस्सा होगा वो समाज में देंगे। देखो, उनको क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने तो इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक विडम्बना मैं बताऊँ ना, यहाँ पर सबसे बड़ा दुख होता है जो अपने समाज के लोग MP MLA सांसद या मंत्री बनने के बाद में अपने समाज को भूल जाते हैं। उनकी वजह से ही सरकारी नौकरियों में भी तो भूल जाते हैं सर। तो हाँ, उन्हीं की ज़्यादातर तो देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में तो चलेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो मिनिस्टर्स है, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, सांसद है, जो संसद में जाने के बाद, जो सांसद बनने तक तो अपने समाज को पूरी महत्ता दी जाती है, लेकिन संसद में पहुंचने के बाद वे भूल ही जाते हैं, वे गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ छुमंतर हो गए। तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब के सपनों को जो ठेस पहुँचाई है, तोड़ने का जो काम किया है, उन लोगों ने किया है। और धिक्कार है ऐसे लोगों पर। मैं न अपने शब्दों में कुछ कहूँ तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन बस एक शब्द जरूर कहूँगा, मैं ऐसे लोगों पर आलोचना धिक्कार है ऐसे लोगों पर, मैं बस ये कहूँगा। और रही गवर्नमेंट जॉब की बात, मैंने ऐसे देखा है, जब तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, गवर्नमेंट सर्वेंट को जब कोई वो किसी आपत्ति में फंस जाता है ना, किसी मुसीबत में फंस जाता है, तब तो उसे समाज याद आ जाता है, SC ST ये शब्द याद आ जाते हैं। लेकिन जब तक वो चल रहा है तब वो भूल जाता है समाज को। लोग बाबा साहब की मूर्ति ही लगाते हैं अपने घर। और एक देखो, एक कहावत सुनिए, हाथी का दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ हैं। दिखाने को तो ये लोग पूरा आडंबर करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब की विचारधारा को हम फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता अगर देखें ना, तो मंजर ही कुछ हो रहा है। जिनकी नौकरी लगी हुई है, अच्छे पद पर है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चों की भी नौकरी लग गई है, उन पर अंधा पैसा है, मैं यूँ कहूँ, मगर वो एक अपने घर में फ़ोटो तक नहीं लगाते। और उनको कोई सामाजिक कार्यकर्ता, हम जैसा कोई आंदोलनकारी दान भी देता है तो वो लगाते नहीं है उस फोटो। मैंने भी आपको बताया ना, मैं ऐसे, हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों पर धिक्कार है। जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक ही उन्हें SC ST और बाबा साहब याद आते हैं। जब नौकरी लग जाती है तब वे सब भूल जाते हैं। उनको पता क्या था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये नाथ, वो नाथ, ये सब चीज़ें याद आ जाती है। फिर तो मंदिर का घंटा याद आता है। रिटायरमेंट के बाद फिर जब उन्हें कुछ काम नहीं मिलता, फिर वे समाज को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा समाज सुधारक हूँ। या कुछ तो दुकान भी खोल लेते हैं, बहुत सारे। हाँ, दुकानें तो खुली है। आज तक जितने भी अपने समाज को जो भ्रमित किया ना, वो सबसे ज़्यादा अपने लोगों ने किया है। यही कारण है कि दूसरे लोग भी इस समाज का
फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मगर उनके पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या लगता है वर्तमान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो धोखा ही दे रहे हैं ना बहुजन मिशन को? स्थिति सेम है, बदलाव कुछ नहीं हुआ। पहले भी धोखा दे रहे थे, अब भी धोखा दे रहे हैं। और जब तक अपने समाज को, मैं कहूँ कि अपने बैंक, अपने हॉस्पिटल, अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेज नहीं होंगे तब तक स्थिति सेम ही रहेगी। अपनी सत्ता भी तो होनी चाहिए ना। सत्ता भी तभी बनेगी ना जब अपने लोगों को सत्ता के लिए प्रेरित किया जाएगा। जी। अब यहाँ जितने भी हॉस्पिटल, स्कूल लगा लीजिए, विद्यालय, जितने भी स्कूल हैं उसमें कौन सी एजुकेशन सिखाई जा रही है, कौन सी पढ़ा, उसमें सारी मनोवादी शिक्षाएं तो दी जा रही है। जितनी भी, अगर शिक्षा की हम बात करें, वास्तविक जो इतिहास है उसको हमेशा छिपाया गया है, और जो एक भ्रमित करने वाला इतिहास है उसको हमें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक अगर सही इतिहास, सच्चा इतिहास पढ़ाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन सच्चा इतिहास चाह रहे हो? अब देखो, मैं आपको एक और बताऊं, छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूं, मैं आलोचना ना करो, फिर भी आप कह रहे हैं। एक सावित्रीबाई फुले जी का मैं नाम लेता हूँ जी। ठीक है, वो अगर देखा जाए वास्तव में एक आदर्श है, भारत रत्न है। कैसे? और शिक्षा की देवी श्री को माना जाता है। कैसे? पहला विद्यालय खोला, लड़कियों को शिक्षित किया, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए क्या संघर्ष नहीं किया उन्होंने? सरस्वती ने। तो ये तो एक थोपी गई है ना, मैंने कहा ना, इतिहास थोपा गया है। कहाँ वास्तविकता है बता दो। मैं इसको अगर घुमाऊं और थोड़ा सा, वो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन बस एक क्वेश्चन है कि सरस्वती जी ने कितने इस विद्यालय खोले? विवाद भी चला था कि सरस्वती देवी की डिग्री वगैरह देखने की कुछ बात चली थी, ऐसे तो चलने को दीदी का एक बयान आया था। निर्देश दीदी एक अच्छी वक्ता है, जी जी, बहुत अच्छी वक्ता है, मैं सुनता हूँ उनको। जी। और उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने इस आवाज़ को उठाने का काम उठाया किया था, कि ज्ञान बहुत की अच्छा देवी है। इनको कैसे कहा जाता है। बिल्कुल है, उनकी बात में दम है, सच्चाई है उनकी बात में, अच्छे वक्ता है, मैं कह रहा हूँ ना, उनकी जो बात है। मेरा अंत में आपसे ये सवाल था कि आपकी जो संस्था है उसने आज एक बुटीक सेंटर का उद्घाटन किया है मिशन जय भीम के साथ में जुड़ करके, और जुड़े कराटे से सिखाएंगे। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जुड़े कराटे भी सिखाने पड़ेंगे? देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जो महिला होती है ना, वो दो परिवारों को मेंटेन करती है, एक ससुराल पक्ष, एक अपना मायके पक्ष। अगर वो आत्मनिर्भर हैं तो दोनों परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। और अक्सर जब से हम ट्रस्ट चला रहे हैं, हमारे सामने ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं कि लड़कियां ना, औरतें यहाँ पर भी हमारे पास आई थी, सर हमें कोई काम बता दी झाड़ू पोछे का। हम कहते हैं कि झाड़ू पोछे क्यों ऐसा काम सीखो ना, सिलाई का हो गया। और अभी हमारे साथ में कुछ, एक नोएडा के अंदर एक कंपनी है सिलाई, जहाँ सिलाई का काम होता है। मैंने एक मैनेजर से उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आप ऐसी महिला हैं जो सिलाई कर सकती हैं तो हम उनको प्लेसमेंट दे देंगे। तो उन औरतों के कौन से टाई अप हो चुका है? देखो, टाई अप में तो अगर कई कमीशन वाली बात आ जाती है, टाई अप कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि उनसे हमारी बात है। मतलब आप जिन महिलाओं को सिखाने का, मतलब जिन महिलाओं को आप सिलाई सिखाएंगे तो उनको आप वहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे जी। और ये निस्वार्थ है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है हमारी तरफ से बस ये है कि वो महिला आत्मनिर्भर हो जाए, उसकी आजीविका का एक साधन बन जाए, और वो एक जो दो परिवारों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है उसको बखूबी निभाए, और जो एक मानसिक उत्पीड़न उसके साथ होता है ना, उससे वो बच सके। यही टारगेट लेकर, ये लक्ष्य लेकर हमारी जो संस्था है उसको लेकर आगे बढ़ी है। क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हम इसको, आज तो यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत ही है, और कोशिश करेंगे हम इसकी जो ब्रांच हैं पूरी दिल्ली आसपास के जितने एरिया में हर जगह इसकी ब्रांच को खोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स है उसको उसका बेनिफिट मिले, उसका फ़ायदा मिले, और वे आत्मनिर्भर बने। चलिए, तो ये थे परवीन धरीवाल जी, संस्था के ट्रस्ट के फाउंडर, और मैं इसी तरह से आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। और मेरे साथ में आप जुड़े रहने के लिए समीक्षा संवाद टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।